हाय गाइस, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए जीके का ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूं जो सीधे आपके खोपड़ी में छेद कर देगा, क्योंकि यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे P8 का हो, चाहे GD का हो, चाहे रेलवे का हो, बैंक, SSC, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज आपके लिए बहुत ही भूमिका निभाने वाला है आगामी एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है? अथर्ववेद का, सामवेद का, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद का क्या है? एक उपवेद है। यह युद्ध का विज्ञान है, ठीक है, और इसमें धनुष का ज्ञान, तीरंदाजी, पवित्र कार्य का शीर्षक शामिल है। आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है। गंधर्व वेद सामवेद का एक उपवेद है। शिल्पावेद या अर्थवेद यह अथर्ववेद का एक उपवेद है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, देख करके जाइए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछ रहा है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? काशी में, वैशाली में, सारनाथ में, मगध में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। उनका अगर जो नाम पूछा जाए तो उनका असली नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और यह घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। उन्होंने निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद निर्वाण प्राप्त किया। मगध यानी मगध जो थी, अगर देखा जाए तो क्या थी? यह मौर्य राजवंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का, बिंदुसार का, चंद्रगुप्त का, कनिष्क का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार का। और भी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। कई बार एग्जाम में बनता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतर की ओर जैन धर्म को अपनाया, यानी कि अंत में इन्होंने क्या किया? अपने धर्म को किस में? जैन धर्म को अपनाया था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसकी राजधानी पुरुषपुरा यानी कि पेशावर में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको दे रहे हैं ना, ये स्टैटिक जी के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता था? चित्तरंजन दास को, मोतीलाल नेहरू को, गोपाल कृष्ण गोखले को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता था। चित्तरंजन दास को लोकप्रियता के रूप से देशबंधु कहा जाता था, यानी कि आज भी चित्तरंजन दास को उनकी लोकप्रियता के कारण लोग देशबंधु कहते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतर की ओर जैन धर्म को अपनाया था। मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कब की थी? 1923 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? रॉयल इंडियन नेवी से, गदर पार्टी से, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से, अनुशीलन समिति से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गदर पार्टी से संबंधित है, यानी प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? तो आपका गदर पार्टी से संबंधित है। कोमागाटा मारू हादसा 1914 में हुआ था, जो एक जापानी जहाज का नाम था। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कोमागाटा मारू या मरु हादसा जो कब हुआ था? यह 1914 में हुआ था, जो एक जापानी जहाज का नाम था। गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल, मोहन सिंह बखाना और मोहम्मद बरकतुल्ला थे। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यानी USA में था। इसने बल और स्वतंत्र भारत को विदेशी से मुक्त करने के लिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गदर पार्टी क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पहले पहुंचता है? ये ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में बनता है कि आपको बताना कि सबसे पहले भारत में अगर जो बारिश हो रही है तो सबसे पहले मानसून का आगाज कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल में इसका आगाज होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत के तटीय राज्य केरल के पश्चिमी घाट से टकराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश जून के तीसरे सप्ताह से शुरू होती है और सितंबर के मध्य तक जारी रहती है। असम में सामान्य मानसूनी बारिश होती है। ठीक है, आपको ये बात बताना है कि जैसे कि आप देखा जाए तो सबसे पहले मानसून का आगाज केरल में होता है और असम में जो बारिश होती है 48 लाख 50 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो यह मानसूनी बारिश के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार करके रेखा को काटती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके खोपड़ी में सीधा छेद करने वाला है। जो पहली बार देख रहे हैं, यह जीके का ब्रह्मास्त्र है जो एग्जाम में कई बार बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मांडवी नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है, ताप्ती नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वह नदी का नाम माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है, यानी कि माही नदी का आगाज या प्रारंभ या निकलती कहाँ से? तो विंध्य पर्वत से निकलती है। माही नदी खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में जाकर के गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर बहती है। पणजी जो गोवा की राजधानी है किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर है। और अजमेर जो आपके राजस्थान में, यह किस नदी के तट पर है? लूनी नदी के किनारे अजमेर बसा हुआ है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित, यानी किस देश में माउंट किलिमंजारो है? तंजानिया में, केन्या में, इथोपिया में, घाना में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया में। कई बार एग्जाम में बना हुआ है। हैंडस मेयर और लुडविग 1889 में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तमु मशीफ सबसे बड़ा पानी के नीचे का ज्वालामुखी है और यह कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सैलेडो है। माउंट किलिमंजारो की अगर जो बात की जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 5895 है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? आपको बताना कि निम्नलिखित में से वो कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसको दबी धूप के रूप में भी जाना जाता है? सोना है, चांदी है, कोयला है, सेल गैस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला है। लिग्नाइट कोयला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनते हैं, यानी कि लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। बिटुमिनस कोयला सबसे आम, बहुत नरम और घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग में किए जाने वाला कोयला है। एंथ्रोसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला, बिना धुएं से उच्च गर्मी पैदा करता है। आपको यह बात जानना है, यानी कि अगर जो देखा जाए तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रोसाइट कोयला और एक कोयला क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताने हैं। सोना का परमाणु क्रमांक, आप बात की जाए जो सोना भी दिया हुआ है तो सोना का परमाणु क्रमांक 79 तथा द्रव्यमान संख्या 197 है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। आज का अगला क्वेश्चन, यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ है? आपको बताने कि भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम का खदान कहाँ है? मानावाला, कुरुचि में, गोविंदनूर में, जादूगुड़ा में, वासी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जादूगुड़ा में। यानी कि यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? जादूगुड़ा में। और ये जादूगुड़ा है कहाँ? ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगुड़ा खदान है जो कहाँ है? झारखंड में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसने या उसने अगर देखा जाए, उसने 1967 में परिचालन शुरू किया था और भारत की पहली यूरेनियम खदान बन गई। इस खदान में 1951 में अवशेष पाए गए थे। इस बात की जाए तो 1951 में इसके अवशेष पाए गए और 1967 में परिचालन शुरू कर दिया गया था। आई होप इस वीडियो को आपको
कुछ ज़रूर मिला होगा सीखने को। अगर ऐसे ही कुछ सीखना है, कुछ चीज़ें रिलेटेड हो जो एग्ज़ाम के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।